Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पुणे के यरवड़ा जेल से शुरू हुई इनमेट शूज की बिजनेस जर्नी। गन्ने की खोई से बना इको फ्रेंडली टेबलवेयर ब्रांड चक और स्टार्टअप वर्ल्ड का वीकली राउंड अप लेकर मैं नेहा हाजिर हूं बिजनेस के नए आइडियाज और कारोबार शुरू करने की प्रेरणा के साथ। आज सबसे पहले हम चलेंगे पुणे के यरवड़ा जेल में, क्योंकि यहां से काम कर रहा है एक स्टार्टअप। मुंबई के दिवेश मेहता का शू ब्रांड इनमेट कैसे पहुंचा जेल की सलाखों के पीछे, जानते हैं बेबी स्टेप्स ले रहे बिजनेस की दिलचस्प स्टोरी। इन जूतों का ब्रांड नेम इनमेट अपने आप में एक पूरी कहानी है। इनमेट यानी जेल के कैदी। दरअसल ये जूते पुणे की यरवड़ा जेल में बनते हैं और इन्हें इस रूप में ढालते हैं यरवड़ा जेल के 70 कैदी। और इस बिजनेस मॉडल की प्रेरणा ना सिर्फ प्रॉफिट है, ना ही एक्सीलेंस, बल्कि एक सामाजिक पहल के तौर पर एक युवा एंटरप्रेन्योर का सपना भी है। बहुत दिन नहीं हुए जब दिवेश मेहता को ये ख्याल आया कि क्यों ना तरह तरह की सजा काट रहे इन कैदियों को काम दिया जाए और उन्हें एक स्टार्टअप से जोड़ा जाए। लेदर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दिवेश मेहता का पारिवारिक कारोबार है। कॉलेज के दिनों में इन्हें एक प्रोजेक्ट के दौरान कैदियों की स्किल डेवलपमेंट का आइडिया मिला और इस तरह से इनमेट के कॉन्सेप्ट ने आकार लिया। बैकग्राउंड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरी फैमिली बिजनेस ही लेदर में है और उसी चीज़ को मैंने आगे बढ़ाने का सोचा था जब मैं MBA कंप्लीट करना चाह रहा था। तो इसी कारण मैं एक मोटिव ढूंढने गया था कि किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मियरली कमिंग एंड एक्सपेंडिंग ये सब लोग करते हैं एंड आई डिडंट रियली वांट टू जस्ट कम एंड एक्सपैंड, यू नो, द आइडिया वाज टू गिव बैक टू द सोसाइटी, गिव बैक टू द इंडस्ट्री and do something that will matter. So that is the idea where we started. आज भले ही बात सुनने में सीधी लग रही हो, लेकिन कैदियों तक पहुंच बनाने से पहले दिवेश को तरह तरह की मंजूरियां लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में ईडियां घिसवानी पड़ी। हमने जब पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो तमिलनाडु गवर्नमेंट में दिया था, बट गवर्नमेंट्स चलते हैं अपने स्टेट्स के हिसाब से, इन पर्टिकुलरली इन द प्रिजन डिपार्टमेंट्स। तो कुछ चीज़ों की वजह से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है दे डिडंट रियली एक्सेप्ट द ऑफर दैट वी हैड फॉर देम एंड इट थिंग्स डिडंट वर्क आउट इन अ वे। पर जब महाराष्ट्र हमने अप्रोच किया तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है, जो ऑफिसर्स है, वो काफ़ी एंथुजियास्टिक थे because they understood what model we are coming with, and considering our background and the skill set that we brought in with the idea of taking this international, I think they were very positive about the entire thing. कैदियों को शूज और चप्पलें बनवाने के लिए ट्रेन करवाने के लिए जेल प्रशासन से हाँ मिलने के बाद बारी थी कैदियों को काम के हिसाब से, इन पर्टिकुलरली इन द प्रिजन डिपार्टमेंट्स। तो कुछ चीज़ों की वजह से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है दे डिडंट रियली एक्सेप्ट द ऑफर दैट वी हैड फॉर देम एंड इट थिंग्स डिडंट वर्क आउट इन अ वे। पर जब महाराष्ट्र हमने अप्रोच किया तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है, जो ऑफिसर्स है, वो काफ़ी एंथुजियास्टिक थे because they understood what model we are coming with, and considering our background and the skill set that we brought in with the idea of taking this international, I think they were very positive about the entire thing. कैदियों को शूज और चप्पलें बनवाने के लिए ट्रेन करवाने के लिए जेल प्रशासन से हाँ मिलने के बाद बारी थी कैदियों को काम सीखने के लिए तैयार करने की, और ये किसी शेर की गुफा में घुसने से कम नहीं था। Training inmates, if we come to that, it took us about 7-8 months just to break that ice with them, you know. वो इतनी जल्दी ओपन नहीं होते थे,
बिकॉज इट्स नॉट ईजी, यू नो, आफ्टर यू बीन थ्रू सो मच, उसके बाद ऐसा होता है कि यू डोंट रियली ट्रस्ट समबडी दैट ईजिली. एंड वी वर आउट देयर, आई वॉज आउट देयर टेकिंग one-on-one sessions with everybody and also doing group therapy sessions wherein we did pranic healing, meditation sessions for them. और हमने उन्हें ये समझाना चाहा कि अगर हम ये उनके साथ काम करते हैं तो कल को उनकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है. दिवेश और उनकी टीम ने कैदियों की ट्रेनिंग पर कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड कैदी और एक स्किल्ड लेबर के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर होता है. जो कॉस्ट आज हम भरते हैं पर लेबर इज़ 200 रुपीज़ पर इनमेट पर डे. ये चीज़ जो है अगर बाहर हम आ जाए नॉर्मल फैक्ट्री सेटअप में, देयर इज़ अ मिनिमम ऑफ 500 रुपीज़. सो दैट गैप इज़ देयर ऑफ 300 रुपीज़ पर इनमेट और पर लेबर इफ़ वी काउंट. बट अगेन द आइडिया इज़ जो बाहर तो स्किल्ड होते हैं, उनका वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और उनको वो भूख है कि हमको घर पे पैसे लेके जाने हैं. बट सेम थिंग फॉर इनमेट इज़ जस्ट दी ऑपोजिट. सी दे गेट फूड, उनको खाना मिलता है, उनको घर रहने को है, एंड दे आर सर्विंग अ सेंटेंस. और वो ये समझ के काम नहीं करते थे पहले कि हमें काम करना है या इससे हमको फ़ायदा होगा. वो ये समझ के काम करते थे कि हमें बस ये टाइम निकालना है. करीब 4 साल की मेहनत के बाद कारोबार का ढांचा शू मेकिंग और रिटेलिंग के लिए तैयार हुआ. ट्रेनिंग के बाद 5 कैदियों ने काम की शुरुआत की और आज दिवेश के लिए 70 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड कैदी काम करते हैं. 200 जोड़े रोजाना बनाते हैं. कंपनी ने रिटेलिंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन का माध्यम चुना. इनमेट्स वेबसाइट से ऑनलाइन और रीगल मेट्रो जैसे शू रिटेलर्स के जरिए ऑफलाइन में ग्राहकों तक पहुंच बन रही है. फिलहाल मुंबई और पुणे में ऑफलाइन रिटेलिंग हो रही है, जिसे जल्द ही कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में भी बढ़ाया जाएगा. चलिए अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का. से नो टू प्लास्टिक का नारा पूरे देश में बुलंद हो रहा है. ऐसे माहौल में एंटरप्रेन्योर्स को कारोबार के मौके कहां मिल रहे हैं, जानेंगे यश पेपर्स के एमडी के साथ थोड़ी ही देर में. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर. देश के कई बड़े राज्यों ने पिछले दिनों प्लास्टिक बैन किया है. से नो टू प्लास्टिक का नारा देश में बुलंद हो रहा है. ऐसे में प्लास्टिक की जगह क्या इस्तेमाल किया जाए, ये अब एक बड़ा सवाल है. इसका जवाब ढूंढा यश पेपर्स ने. गन्ने के पल्प से पेपर बनाकर पैकेजिंग के कारोबार की ये बड़ी कंपनी आज कंपोस्टेबल टेबलवेयर बना रही है. इनका ब्रांड चक रेलवे और कई फूड एग्रीगेटर्स के बीच पॉपुलर हो रहा है. आज हमारे साथ है कंपनी के चेयरपर्सन वेद कृष्णा. इनसे हम जानेंगे आज कि कैसे इन्होंने ये शुरुआत की और कैसे इस क्षेत्र में बढ़ते मौके स्टार्टअप्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी साबित हो रहे हैं. वेद जी, आपका स्वागत है. सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगी कि यश पेपर्स के कारोबार से चक जैसे कंपोस्टेबल टेबलवेयर बनाने की शुरुआत आखिर हुई कैसे? तो ये जो हम लोगों की कंपनी है उसका नाम यश पेपर्स है और हम लोगों की जो स्थापना हुई थी वो करीब 35 वर्ष पहले हुई थी मेरे पिताजी द्वारा. और उन्होंने धीरे धीरे ये जो बेल्ट है वो बेसिकली शुगर मिल्स का बेल्ट है और उन्होंने सन 85-86 में ये डिसाइड किया कि वो गन्ने की खोई से कागज बनाएंगे. तो उन्होंने गन्ने की खोई लेना चालू किया और उससे लुगदी बनाई और उससे जो लुगदी बनी और उससे फिर कागज बनाना चालू किया. धीरे धीरे सन 99 में मैं बिजनेस में आ गया और हम लोगों ने कोशिश ये की कि कैसे इससे विशिष्ट श्रेणी के कागज़ बनाए जाएं. तो हम लोग फूड और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए कागज़ बनाना चालू किया हम लोगों ने. और हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च की जिसके माध्यम से हम लोग अलग अलग प्रकार के कागज़ बना पाए एक वीक फाइबर से, रिलेटिवली वीक फाइबर से. तो हालांकि हम लोग पैकेजिंग सेक्टर पे थे परंतु हमारा जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था. बिकॉज आप जैसे कंज्यूमर हैं तो आपको पता ही नहीं था कि भाई आप हमारा कागज़ कंज्यूम कर रही हैं. तो हम लोगों ने 2 दिशाओं में कार्य चालू किया. नंबर 1 था कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, मतलब कि जैसे पॉलीथीन हो गई या आपके पोटैटो चिप के पैकेट्स हो गए या आपके सोप के रैपर्स हो गए, इनको कैसे हम बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल बनाएं. और दूसरी दिशा थी स्टायरोफोम या फिर आम भाषा में जिसको थर्मोकॉल बोलते हैं, उसको कैसे रिप्लेस किया जाए.
और ये दो चीज़ें हम लोगों ने इस वजह से ली क्योंकि जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है और जो थर्मोकॉल है दोनों ही नॉन रिसाइक्लेबल हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। और हम लोगों ने धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया कि हम लोग अपने बगास या शुगर केन वेस्ट के जो पल्प है उसको लेके हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स में मोल्ड कर सकते हैं। और इस पे काफ़ी रिसर्च हुई पिछले 3-4 साल में, और हम लोगों ने जो विश्व की सबसे आधुनिक मशीनरी अवेलेबल थी, सबसे बड़ी साइज़ में अवेलेबल थी, उसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया और उसके माध्यम से हम लोग अब ये प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं। इसमें ये भी कोशिश की गई कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैलाव करेंगे, तो जो हम लोगों ने प्लांट लगाया वो ऐसा लगाया कि इसमें हम लोग 10 लाख यूनिट्स पर डे बना सकते हैं, और आशा ये है कि हम लोग आगे चल के इसकी कैपेसिटी को डबल करते जाएंगे अगले कुछ वर्षों में। अच्छा यश जी, ये बताइए, राज्य सरकारों के प्लास्टिक बैन से आपको कितना फायदा हुआ है? डिमांड बढ़ती दिखी है? इफ यस, कितनी? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि आम जनता में या फिर जो बीच के जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें कॉस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और जब तक कि एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है जैसे कि थर्मोकॉल या प्लास्टिक के कंटेनर्स, तब तक वो ऑटोमेटिकली उसको हमेशा नज़र आता है कि यार मैं बहुत सस्ते में कर सकता हूँ इसको, और इसमें थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी मेरी, और बदलाव से हर आदमी थोड़ा शर्माता है। परंतु जब सरकार की तरफ से एक पहल हो जाती है तो वो बदलाव आने में बहुत स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, उसकी गति काफ़ी बढ़ जाती है। परंतु बैन होने के पहले ही रेलवेज ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, और सारी जो शताब्दीज़ हैं और राजधानीज़ हैं उसमें ऑलरेडी बदलाव कर दिया है उन्होंने। इसके अलावा कई जो बड़ी चेन्स हैं, उन्होंने, हम लोग जब उनके पास गए तो जागरूकता उनमें ऑलरेडी काफ़ी हाई थी, और वो लोग भी, क्योंकि हम लोग सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी जो लोग हैं वो हम लोगों ने देखा कि काफ़ी चाह रहे थे कि कोई प्रोडक्ट मिले। तो सबसे बड़ा जो हम लोगों को सपोर्ट मिला है वो हल्दीराम, एक बड़ी चेन है जो आप लोग सभी जानते हैं। उन्होंने पूरा अपना बदल दिया सिस्टम, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत ही प्राइड की और ह्यूमिलिटी की भी बात थी कि उन्होंने इतनी बड़ी पहल किया। दूसरा एक बहुत बड़ी चेन है लाइट बाइट फूड्स करके, जो एयरलाइंस और ये जो अपने एयरपोर्ट्स हैं और फूड मॉल्स हैं, इसमें कई इनके ब्रांड्स हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की जो इन्होंने चालू किया। इसके अलावा भी कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने धीरे 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 बदलाव ले आया है, और इसके और कई लोग रुके हुए थे फूड डिलीवरी के लिए, जैसे हमारा फूड पैंडा से हमारा तालमेल अच्छा है, तो उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें प्लास्टिक के बनस्पत। इसके अलावा भी कई लोग जो हैं वो अब इस दिशा में सोच रहे हैं। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा, स्पेशली जब अगर आप फूड मॉल्स को लें या एयरपोर्ट्स को लें जहाँ पे जगह बहुत सीमित होती है, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है कि ये सीधे एक कूड़ेदान में डाल सकते हैं अपने गीले कचरे के साथ, और ये वापस खाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस वजह से इनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि धोने की भी समस्या नहीं है, और उसके अलावा जो आप कचरा डालेंगे उसको सेग्रीगेट करने की भी जरूरत। वेद जी, मुझे ये बताइए कि चक के डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी क्या है? देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये ब्रांड अपनी पहुंच जो है वो एस्टैब्लिश कर चुका है? हम लोगों ने अभी 15 डीलरशिप्स बनाई हैं। यूपी में तो खाली एक है, इनफैक्ट लखनऊ में। ज़्यादातर जो माल जा रहा है अभी हम लोगों का दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, उसमें इस वजह से क्योंकि मेन जो फोकस हैं वो हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स और इंस्टीट्यूशनल केटरिंग, और उसके अलावा महाराष्ट्र बैन के बाद स्पेशली बम्बई के क्षेत्र में इसका ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ते जाएं। वेद साहब, मुझे ये बताइए कि अब यश पेपर्स के एक्सपेंशन के प्लान क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से क्या आपकी तरफ से कोई खास रणनीति आप बना रहे हैं, कोई खास प्रयास हो रहा है? तो अभी हम लोगों ने प्लान ये बनाया है कि अपनी ही फैक्ट्री को हम लोग और एक्सपैंड करेंगे, और हम लोगों ने चीनी मिलों से भी टाई अप कर लिया ताकि और बगास की खोई हमें मिल पाए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका सवाल है, उसमें हम लोग ऑनलाइन एक फोरम है। उसके अलावा हम लोग जो लार्ज फॉर्मेट रिटेल है, बिग बाज़ार, डी मार्ट, स्पेंसर्स, और जो ये जो मेट्रो या कैश एंड कैरी टाइप के रिटेल लाइंस है, बेस्ट प्राइस, इन सारों से हमारी बात चल रही है। इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 15 शहरों में, इनके द्वारा भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि वो जो लास्ट की जो किराने की दुकान है उस तक भी हम पहुंच पाएं, ताकि लोगों को प्रोडक्ट पाने में कोई असुविधा ना हो। तो कोशिश ये है। वेद जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
तो पर्यावरण को बचाने के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की लहर धीरे धीरे भारत में फैल रही है। यहाँ एग्री वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने के नए नए आइडियाज पनप रहे हैं। बिजनेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नोवोनिस के मुताबिक भारत का वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट 2025 तक $13.62 बिलियन का होगा। इसलिए इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियां भी रुचि लेने लगी हैं। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आगे देखेंगे इस हफ्ते की स्टार्टअप न्यूज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया का पहला हिंदी शो आवाज एंटरप्रेन्योर। और अब न्यूज़ इन ब्रीफ में देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते की रही सुर्खियां। आउटडोर गियर, अपैरल और फुटवेयर ब्रांड वाइल्डक्राफ्ट में मॉरिशस के फेडेलिस वर्ल्ड ने निवेश किया है। कंपनी की ग्रोथ प्लान में सिक्वोया कैपिटल का और फ्लिपकार्ट ग्रुप ने हाल ही में किए निवेश में फेडेलिस वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट पूरक रहेगी। फेडेलिस वर्ल्ड के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सपोर्ट के ग्रोथ के पहियों में तेजी आने की उम्मीद वाइल्डक्राफ्ट फाउंडर्स सिद्धार्थ सूद और गौरव डब्लिश को है। वाइल्डक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स देश के 500 से ज्यादा शहरों के 175 एक्सक्लूसिव स्टोर्स और 5000 मल्टी ब्रांड स्टोर्स में है। साथ ही साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया और यूरोप में भी कंपनी कदम जमा रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने $19 मिलियन यानी करीब 130 करोड़ की फंडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप आथर एनर्जी में की है। हीरो मोटोकॉर्प ने ये निवेश 66,320 के कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के फॉर्म में करेगा। इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प 205 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। नए निवेश से हीरो मोटोकॉर्प के स्टार्टअप में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। आथर एनर्जी अब तक कुल $62 मिलियन का फंड जुटा चुकी है, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प के अलावा टाइगर ग्लोबल और फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर्स सचिन बंसल और बिनी बंसल निवेश कर चुके हैं। दिल्ली के को-वर्किंग स्पेस ऑफिस ने $20 मिलियन की सीरीज सी राउंड को फंडिंग जुटाई है। इस राउंड में सिक्वोया कैपिटल और येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की बेटियों का फैमिली ऑफिस द थ्री सिस्टर्स और इनोवेंट कैपिटल शामिल है। निवेशकों ने इक्विटी और डेट के मिक्स से फंडिंग की है। फिलहाल 9 शहरों में 55 सेंटर का नेटवर्क स्टार्टअप बना चुकी है। हाल ही में कंपनी ने हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ और नोएडा में प्रॉपर्टी लीज की है, जिससे कंपनी का टोटल रियल एस्टेट फुटप्रिंट 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट हो चुका है। तो आपको आज का शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप अपने फीडबैक हमें पोस्ट करें आवाज एंटरप्रेन्योर के फेसबुक पेज पर। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं आप हमें ae@nw18.com पर। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।